निजामी का अंदाज बड़ा बेतकल्लुफ था। नौजवान मशहूर ही हो गए। बोले, बेशक बेशक सर, आप इनसे बात कर लें, हम अपनी बातचीत कल पर मुलतवी कर देते हैं। दोस्तों, फिर कल इसी वक्त यहाँ। ओपन एयर रेस्टोरेंट के बाहर निजामी की जीप खड़ी थी। ये जीप कहाँ से ली? यूसुफ जफर ने पूछा। ये जीप तुम्हें लेने आई है, वो बोला। लेकिन हम तो यहाँ बुरी तरह से फंसे हुए हैं। यूसुफ जफर ने मुख्तसर तौर पर निजामी को 6 खूबसूरत लड़कियों की कहानी सुनाई। निजामी की आंखों में मुसरत की एक फुहार उड़ी। बोला, 6 खूबसूरत लड़कियां आई नहीं थी, भेजी गई थी ताकि आप यहाँ से फारिग कर दिए जाए। निजामी साहब, यूसुफ जफर ने कहा, 15 नौजवानों के करियर का सवाल है। इन्हें गवर्नमेंट सर्विस से बैन कर दिया गया है। हम उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अफराद का सवाल अहम नहीं, निजामी ने कहा। इस वक्त कौम की खिदमत का सवाल है। कौम को आपकी जरूरत है, आपको मेरे साथ चलना है। कहाँ? मैंने पूछा। मुजाहिदों के महाज पर, वो बोला। लेकिन हम पर तो बैन लगी हुई है, यूसुफ जफर ने कहा। देखो भाई, निजामी ने कहा, ये बैन वैन की बातें वहां जाकर तय कर लेंगे। मैं तुम्हें तैयारी के लिए सिर्फ 24 घंटे दे सकता हूँ। कल इस वक्त हम सड़क पर होंगे। परसों शाम तक हमें मंजिल पर पहुंचना है। बहुत लंबा सफर है। यूसुफ जफर ने बात करनी चाहिए, लेकिन निजामी ने उसे खामोश कर दिया। नो आर्ग्यूमेंट्स, वो बोला। दे नीड यू एंड आवर नीड इज ग्रेटर देन एनीथिंग एल्स। अगले रोज हम तीनों रावलपिंडी की जानिब जा रहे थे। रावलपिंडी में रात बसर करने के बाद हमारा सफर फिर शुरू हो गया। सारा दिन हम पहाड़ों में चक्कर खाते रहे। 4 बजे के करीब जीप रुक गई। हमारे सामने एक अजीब मंजर था। चारों तरफ बर्फ की चादरें बिछी हुई थी। इसमें यहाँ वहां जले हुए टूटे हुए मकानात थे। दूर से तड़ तड़ की आवाजें आ रही थी। पता नहीं कौन कहाँ फायरिंग कर रहा था। 7-8 आदमी सड़क से हटकर पीछे बैठे हुए थे। उन्होंने खाकी कपड़े पहने हुए थे, कंधों पर बंदूकें लटकाई हुई थी। निजामी को देखकर सब उठ बैठे और जीप से सामान निकालने लगे। निजामी ने तड़ तड़ की आवाजें सुनकर कहा, क्यों भाई, ये भटियारन कब से दाने भून रही है? वो सब मुस्कुराए। बोलिया, आज तो सुबह से ही दाने भूनने में लगी है। ये मंजर देखा निजामी ने कहा, क्यों जवानों, बात समझ में आ गई? हमने कहा, बिल्कुल आ गई। बोले, एनी क्वेश्चंस? हमने कहा, नो क्वेश्चंस। बोले, गुड। बहरहाल एक बात वाज़ेह कर दूं, यह आजाद कश्मीर रेडियो स्टेशन है। ये इस्लाम का महाज से आजादी है। यहाँ कोई अफसर नहीं, सब सिपाही हैं। कोई मखसूस ड्यूटी नहीं, हर काम आपका काम है। कोई ड्यूटी की औकात नहीं, दिन रात हर वक्त आप ड्यूटी पर हैं। मुख्तसर ये कि ये रेडियो स्टेशन आपने चलाना है, और ये रेडियो स्टेशन नहीं बल्कि वहां से आजादी है, हक की आवाज है, और आप मुलाजिम नहीं, मुजाहिद हैं। और मैं यहाँ आपकी खिदमत करने पर मामूर हूँ। मैं तो महाज और मुजाहिद के लफ्जों के मफहूम से पूरी तौर पे वाकिफ न था। यूसुफ जफर के दिल में इस्लामी जज्बा यूं भरा हुआ था जैसे माल्टा रस से भरा होता है। निजामी की बात सुनकर यूसुफ जफर की एड़ियां हवा में उड़ गईं, गर्दन तन गई। उसने गिरदोपेश पर नजर डाली और यूं महसूस करने लगा जैसे बत्तख तालाब में आ पहुंचती हो। मैंने गिरदोपेश से नजर डाली। एक सरसब्ज पहाड़ी इलाका था, निचाल ऊंचान से भरा हुआ। यहाँ वहां कहीं कहीं टूटी फूटी और इमारतें थी, कुछ गिरी हुई, कुछ जली हुई। जाहिर था कि वो दुश्मन की बमबारी का शिकार हो गई। मैंने यूसुफ जफर से पूछा, यहाँ बमबारी होती है क्या? यूसुफ बोला, भाई ये महाज है, दुश्मन का महाज है।
حریت پسندوں کی آواز کو خاموش کر دیا جائے، یہ آواز وادی میں گونجتی ہے اور اہل کشمیر کے دلوں میں آزادی کا واویلا پیدا کرتی ہے۔ ظاہر ہے آزاد کشمیر ریڈیو غنیم کے لوگوں میں کانٹا بن کر چوپاتا ہوا۔ یہ کہہ کر نظامی چلا گیا۔ میں نے یوسف ظفر سے پوچھا، یار آزاد کشمیر ریڈیو ہے کہاں؟ یوسف ظفر نے چاروں طرف دیکھا اور بولا، ہوگا یہی کہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ آزاد کشمیر ریڈیو ایسے ہی ہوگا جیسے ریڈیو اسٹیشن ہونے چاہیے۔ یہ خوبصورت بلڈنگ جاذب نثر اسٹوڈیوز اور امپورٹڈ مشینیں۔ پیچھے سے نظامی کی آواز آئی، اپنے ہمکاروں سے ملیے۔ ہم نے مڑ کر دیکھا، ہمارے سامنے 4 نوجوان کھڑے مسکرا رہے تھے۔ مسعود قریشی، محمد عمر، حمید اعظمی اور عماد الدین۔ وہ ہمیں بڑی گرم جوشی سے ملے، کہنے لگے، آئیے آئیے، ہم آپ کو آپ کے رہائش گاہ دکھا دیں۔ میں نے کہا، یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر ریڈیو ہے کہاں؟ اس پر وہ ہنسنے لگے، بولے، آئیے جی، ارے آئیے آئیے، پہلے ہم آپ کو آزاد کشمیر ریڈیو دکھاتے ہیں۔ درختوں کے ایک گھنے جھنڈ میں باہر کی طرف ابھری ہوئی چٹان کے نیچے ایک جوائنٹ قسم کا ٹرک کھڑا تھا۔ اس میں چلایا، ارے میں چلایا، یہ تو ٹرک ہے۔ جی یہی ہے آزاد کشمیر ریڈیو، انہوں نے کہا۔ یہ ایک اونچا لمبا ٹرک تھا جس کے اگلے حصے میں مشینیں لگی ہوئی تھی اور ایسے جیسے لنڈے بازار سے خریدی گئی ہوں۔ ٹرک کے پچھلے حصے کے گرد پرانی رضائیاں لپٹی ہوئی تھی تاکہ آواز میں گونج پیدا نہ ہو۔ نیچے ایک مائکرو فون رکھا ہوا تھا۔ یہ آزاد کشمیر ریڈیو کا واحد اسٹوڈیو تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، لیکن ٹرک میں کیوں؟ اس پر عماد انجینئر بولا، اس لیے کہ دشمن طاق میں بیٹھا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طور پر مجاہدین کی اس آواز حریت کو چپ کرا دیں۔ آزاد کشمیر ریڈیو دشمن کا سب سے اہم ٹارگٹ ہے، اعظمی نے کہا، اسی وجہ سے یہ یونٹ موبائل ہے، آج یہاں ہے، کل وہاں اور پرسوں پتہ نہیں کہاں۔ عمر غصے میں چلایا، لیکن وہ کبھی اسے زد میں نہیں لے سکیں گے، کبھی نہیں۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، اعظمی نے کہا، حق کی آواز ہو تو کیا بات ہوئی۔ کبھی نہیں۔